हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक्स थे, अम्ल और क्षारक के बारे में, लवणों के बारे में, हम वो सब कर चुके हैं। और हमने अपनी जो पिछली 2-3 वीडियो थी उसमें साधारण नमक से हमें कौन कौन से रसायन पदार्थ होते हैं उनके बारे में पढ़ा। और साधारण नमक से हमने देखा कि किस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है, क्लोरीन प्राप्त की जाती है, ठीक है, और हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है और उनके क्या क्या उपयोग हैं। और इसके अलावा साधारण नमक से जो ये उत्पाद मिले, इन उत्पादों से और कौन से रसायन बनाए जा सकते हैं। तो हमने कई लवणों के बारे में पढ़ा और आज हम अपनी इस वीडियो में देखेंगे कि जो लवण हमें देखने में बिल्कुल सूखे लग रहे हैं, अगर हम उनको छू कर भी देखते हैं तो वो बिल्कुल सूखे पाउडर की तरह से हैं, तो क्या वे वास्तव में शुष्क हैं, क्या वो वास्तव में सूखे हैं, या उनके अंदर कुछ और है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसलिए आज का हमारा टॉपिक है कि क्या लवण के क्रिस्टल वास्तव में शुष्क हैं। इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। उस प्रयोग में हम एक क्वथन नली लेते हैं। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में गर्म कीजिए। तो क्वथन नली क्या होती है? क्वथन नली या परख नली को ही क्वथन नली कहते हैं। तो इसमें हमने थोड़े से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं वो नीले रंग के होते हैं। और हमें ध्यान रखना है प्रयोग शुरू करने से पहले कि हमारी परख नली है वो भी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। और जो कॉपर सल्फेट के हमने क्रिस्टल लिए हैं वो भी बिल्कुल सूखे होने चाहिए। अगर हम उनको छुएं भी तो वो बिल्कुल सूखे होने चाहिए, बिल्कुल भी गीलापन उनमें, चिपचिपापन नहीं होना चाहिए। हमने इस परख नली में कुछ कॉपर सल्फेट के नीले रंग के क्रिस्टल डाले और हमने उनको गर्म करना शुरू किया। तो गर्म करना जब आपने शुरू किया तो आपको 2 चीज़ें देखनी हैं। पहली तो ये कि गर्म करने के बाद कॉपर सल्फेट का रंग क्या है, आपने ये नोटिस करना है। पहले तो नीला था, मैंने आपको बता दिया, लेकिन जब गर्म हमने करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसके रंग में क्या परिवर्तन आता है। और दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि क्या परख नली के दीवारों पर जल की कुछ बूंदें हैं, और अगर वो बूंदें हैं तो वो आई कहाँ से, तो हमें ये चीज़ भी देखनी है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जब हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को अच्छे से गर्म कर लिया तो हमने उन क्रिस्टल को किसी कांच की प्लेट में, वाच ग्लास में या फिर पेट्री डिश में निकाल लेना है। अब हमें तीसरी चीज़ देखनी है। यहाँ पर तीसरी चीज़ हमें क्या देखनी है कि अगर गर्म करते हुए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के रंग में कुछ परिवर्तन हुआ था तो क्या जल की बूंदें डालने पर, अगर हम उसमें जल की बूंदें डाल दें 2-3, तो क्या उसके रंग में वापस कुछ परिवर्तन होता है या नहीं होता है, और फिर हम समझेंगे कि इस सब का कारण क्या है। तो इसलिए पहले मैं आपको एक छोटे से प्रयोग के द्वारा ये दिखाती हूँ कि ये सब कैसे होता है। और ये जो तीनों चीज़ मैंने आपको बोली कि आपको नोटिस करनी है, आपको देखनी है, तो वो आप अपने आप से उस प्रयोग को देखकर समझना कि वो आपको वास्तव में क्या चेंजेस, क्या परिवर्तन उस प्रयोग के टाइम पर दिखाई देते हैं। कॉपर सल्फेट, स्पिरिट लैंप, परख नली, बीकर और पेट्री डिश। हम इस सूखी परख नली में थोड़ा सा कॉपर सल्फेट लेते हैं जो कि बिल्कुल सूखा है और नीले रंग का है। इसका सूत्र है CuSO4 5H2O। इस कॉपर सल्फेट को, नीले कॉपर सल्फेट को जब हम स्पिरिट लैंप पर गर्म करते हैं तो हम देखते हैं इसमें कई परिवर्तन होते हैं। जैसे आप देखोगे इसकी दीवारों पर हमें पानी की बूंदें नजर आ रही हैं, और साथ ही साथ जो नीले रंग का पाउडर था कॉपर सल्फेट का वो सफ़ेद होना शुरू हो गया है। इसे लगातार हम गर्म करते रहेंगे तो धीरे धीरे जो ये सारा नीला पाउडर था, कॉपर सल्फेट था, वो सफ़ेद पाउडर में बदल जाता है। और जो इसके अंदर जल था वो सारा जल पहले वाष्प के रूप में निकलता है, और जब वो परख नली की ठंडी दीवारों से टकराता है तो वो बूंदों में बदल जाता है। और वो बूंदें हमने परख नली की दीवार पर देखी। अब आप देखो कि जब हमने नीले कॉपर सल्फेट को गर्म किया तो उसमें से जल निकल गया। जल निकलने के बाद सिर्फ बच गया CuSO4 कॉपर सल्फेट। उसमें से जो 5 जल के अणु थे वो निकल चुके हैं। लेकिन जब हम इस सफ़ेद कॉपर सल्फेट पर पानी की बूंदें डालते हैं तो वापस वो जो 5 जल के अणु थे ये ले लेता है अपने अंदर और नीले रंग के पाउडर में बदल जाता है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जो हमने प्रयोग किया उसमें कैसे
जब हमने कॉपर सल्फेट के नीले क्रिस्टल को गर्म किया तो उसका जो रंग है वो सफ़ेद हो गया, और जब हमने उसमें पानी डाला वापस क्यों बोल रही हूँ मैं, ये मैं आपको भी समझाती हूँ। जब हमने उसमें पानी डाला तो वो वापस नीले रंग के हो गए। जो सफ़ेद बना था नीले रंग से, वो जल डालने पर पुनः नीले रंग का हो गया। ऐसा होने का कारण क्या है कि शुष्क दिखने वाले जो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल थे, सूखे दिखने वाले कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल नीले रंग के, उनमें क्रिस्टलन का जल होता है। ठीक है, और वो क्रिस्टलन का जल, अब जैसे जो सूत्र है कॉपर सल्फेट, इस वाले कॉपर सल्फेट का, नीले कॉपर सल्फेट का, वो है CuSO4 H2 5H2O। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा किसके लिए? 5 के लिए, और हाइड्रेट जल के लिए। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक है, ये वास्तव में इसका कॉपर सल्फेट का जो कि नीले रंग के उसके क्रिस्टल होते हैं उसका सूत्र है। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल हैं नीले रंग के, जो कि हमें सूखे दिखते हैं, वास्तव में उनमें क्रिस्टलन का जल होता है। जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो वही जल था वो जो पहले वाष्प बनकर उन नीले क्रिस्टल में से निकला, और जब वो परखनली की दीवारों से टकराया तो वहाँ पर वो जो वाष्प थे वो जल की बूंदों में बदल गए। तो जो हमें परखनली की दीवारों पर जल की बूंदें नज़र आ रही थी ना, वो वही जल था जो कि क्रिस्टलन का जल है कॉपर सल्फेट में। ठीक है, तो ये जल निकल गया, उड़ गया, लेकिन जब हमने, और इसलिए जो लवण का रंग था वो सफ़ेद हो गया। लेकिन आपने जो वो जल निकल गया था, वाष्प बनकर उड़ गया था, अगर आप उसकी जगह पर थोड़े सी जल की थोड़ी सी बूंदें, कुछ बूंदें उन सफ़ेद रंग के लवण में डालते हो तो वो वापस नीले रंग का हो जाता है, क्योंकि जो कॉपर सल्फेट था उसने वो 5 क्रिस्टलन के अणु वापस प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो ये क्रिस्टल का जल था जिसके कारण कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। तो क्रिस्टलन के जल की जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी आ जाती है कई बार। और वो क्या है? लवण के एक इकाई सूत्र में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो जो ये 5 अणु हमने देखे कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलन का जल है, और यही इसमें बताया है। कॉपर सल्फेट के एक सूत्र इकाई में जल के 5 अणु उपस्थित होते हैं। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट है, जलीय कॉपर सल्फेट यानी कि नीला कॉपर सल्फेट, उसका रासायनिक सूत्र है कॉपर सल्फेट 5H2O। ठीक है, और जब इसमें से जल निकल गया, वाष्प बन के उड़ गया, तो इसका सूत्र रह गया CuSO4, सिर्फ ये रह गया, और ये था वाइट कलर का, सफ़ेद रंग का। ठीक है, तो इसके बाद एक और एग्जांपल दिया आपको, ये आप जानते हो ये क्या है, आप पढ़ चुके हो ये है धावन सोडा। धावन सोडे का सूत्र है ये। तो इसमें भी 10 H2O लिखा हुआ है, यानी कि धावन सोडे में भी 10 अणु हैं जल के, क्रिस्टलन जल के। ठीक है, तो अब आप बता सकते हो ना कि ये सूखा नहीं है। आपको चाहे दिखने में सूखा लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो सूखा नहीं है, वो आर्द्र है। आर्द्र मतलब नम है, गीला है, अंदर से उसमें जल है जो कि हमें बाहर से दिखाई नहीं दे रहा, ना ही उसको छूकर हमें पता चल रहा है। ठीक है, क्योंकि वो उसके अणुओं के बीच में है वो जल। ऐसा ही एक और, तो 2 एग्जाम्पल हमने कर लिए, एक कॉपर सल्फेट का, एक धावन सोडा का। एक और एग्जाम्पल भी हम करेंगे, और वो है जिप्सम। जिप्सम भी एक ऐसा लवण है जिसमें क्रिस्टलन का जल होता है। इसमें क्रिस्टलन के जल के 2 अणु होते हैं। आप देखो इसके सूत्र से ही आपको पता चल जाएगा। आपको 2 इसमें जल के अणु दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये जिप्सम का सूत्र है। अब हम इसके उपयोगों के बारे में पढ़ते हैं। इसके उपयोगों के बारे में जब हम पढ़ेंगे ना, तो उसके लिए हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस से स्टार्ट करना पड़ेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? आप में से कुछ बच्चे हो सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का नाम सुना हो, क्योंकि ज़्यादातर हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बोलते हैं, अधिकतर लोग इसको POP करके बोलते हैं। ठीक है, और POP तो आप सबने अच्छे से सुना हुआ होगा। POP का आपको पता है क्या यूज़ है? दीवारों को चिकना करने के लिए काम आता है। ये दीवारों के ऊपर इसका लेप करते हैं, परत चढ़ाते हैं ताकि दीवारें चिकनी हो जाएं, और छतों पर डिज़ाइन बनाने के भी काम आता है,
और इसके अलावा खिलौने भी बनते हैं, इससे सजावटी सामान भी बनता है। ठीक है, और आपने एक और भी इसका प्रयोग शायद आप में से कुछ बच्चे जानते हो, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए इसका उपयोग होता है। आपने सुना होगा ना कि बाय चांस किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी हड्डी कोई टूट जाती है तो वहाँ पर प्लस्तर चढ़ाते हैं। हम आम भाषा में क्या बोलते हैं कि इसको प्लस्तर चढ़ा है या प्लस्तर चढ़ेगा, डॉक्टर ने बोला है। तो वो प्लस्तर वास्तव में प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस तो पाउडर होता है वाइट कलर का, आपने देखा हुआ होगा कहीं पर, अगर आपने पीओपी होती हुई देखी हो तो आपने देखा होगा कि वो तो वाइट कलर का पाउडर होता है। और पाउडर कैसे इतना सख्त हो गया कि वो हड्डियों को जोड़ने के काम आएगा। असल में वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो कैसे बना है, वो बना है जिप्सम से। इसके लिए आप ये पढ़ो, जिप्सम को जब 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये जल के अणुओं का त्याग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बन जाता है। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट ये है। ठीक है, अर्ध मतलब आधा और हाइड्रेट मतलब ये जल। ठीक है, हाइड्रेट का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, ठीक है, ये बन जाता है जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर। और यही जो है वास्तव में प्लास्टर ऑफ पेरिस है, पीओपी यही होता है वास्तव में। ठीक है, तो ये जो है पाउडर की तरह से होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है। लेकिन जब इसमें जल डालते हैं ना, आपने प्रयोग में देखा ना कि कॉपर सल्फेट जो है उसको हमने जब गर्म किया, नीले कॉपर सल्फेट को, उसमें से क्रिस्टल का जल निकल गया। ठीक है, वो वाइट हो गया। लेकिन जब हमने उसमें जल डाला, कुछ बूंदें डाली जल की, तो वो वापस नीला हो गया ना। क्यों? क्योंकि उसने जल वापस ले लिया, वही जो उसने पहले छोड़ दिया था। तो यही चीज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ होती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बना है? जिप्सम को गर्म करके जब जिप्सम ने जल का त्याग कर दिया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस में वापस जल डालोगे आप तो उस जल को जो उसने खोया था वो वापस ले लिया और वो वापस जिप्सम बन जाता है। और जिप्सम एक कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका उपयोग दीवारों पर या छत पर डिज़ाइन बनाने के लिए, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए या खिलौने बनाने के लिए होता है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा आपको अच्छे से बताती हूँ, एक बार आप दोबारा से इसको समझ लो। जो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, डाईहाइड्रेट मतलब 2, डाई का मतलब 2 और हाइड्रेट मतलब H2O। ये किसका सूत्र है? ये है जिप्सम का सूत्र। ठीक है, जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करते हैं तो ये बन जाता है कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। इनके बीच में आपको डॉट लगानी है, एक छोटा सा बिंदु लगाना है। और ये क्या है? ये है हमारा पीओपी। ये पीओपी का सूत्र है और ये जिप्सम का सूत्र है। अब जिप्सम ने जब जल खोया, ठीक है, तो क्या बन गया? पीओपी बन गया। लेकिन अगर पीओपी को जल दे दें हम, अगर पीओपी को हम जल दे दें तो ये वापस जिप्सम बन जाता है। जो जल इसने खोया था, 1.5 जल के अणु जो इसने खोए थे, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट में जब हम जल मिला देते हैं तो ये जिप्सम बन जाता है। और जिप्सम है कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा ना कि कैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से इतने हम मजबूत, हार्ड, कठोर चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि पानी मिलाने पर वो कठोर हो जाता है, जिप्सम बन जाता है। और जिप्सम एक कठोर पदार्थ है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझने की है। एक वो चीज़ क्या है कि आपको ना एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कोई भी अणु या कोई भी परमाणु कभी भी आधा नहीं हो सकता। आप एक परमाणु आप प्राप्त कर सकते हो, एक अणु आप प्राप्त कर सकते हो। कई विधियाँ होती हैं, जो साइंटिस्ट हैं बड़े बड़े, उनके पास कई तरीके हैं। चाहे अणु और परमाणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत सूक्ष्म, जो हमें दिखाई भी नहीं देते हैं। ठीक है, और अगर आप सोचोगे ना कि हम अगर मिट्टी का एक दाना उठा लें तो उसमें भी लाखों अणु होते हैं, तो आप सोचो कि एक अणु कितना छोटा होगा, एक परमाणु कितना छोटा होगा।
तो हम उनको देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक को प्राप्त कर सकते हैं अगर करना चाहें। मतलब जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो किसी विधि से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आधा अणु या आधा परमाणु आप कभी प्राप्त नहीं कर सकते, आप उसको तोड़ नहीं सकते हो कभी भी। ठीक है, तो लेकिन जब हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला लिखा CaSO4 1/2H2O, तो इसमें ये हाफ कैसे आ गया? असल में ये इसका जो हाफ हमने क्यों लिखा है, क्योंकि जो कैल्शियम सल्फेट के अगर हम दो जो अणु होते हैं ना इसके कैल्शियम सल्फेट के, उसमें एक जल होता है, जल का अणु एक होता है। दो कॉपर सल्फेट में एक जल का अणु होता है। तो लेकिन हम दो कॉपर सल्फेट तो नहीं दिखा सकते, हमें तो इकाई सूत्र दिखाना है ना। हमें तो हम कभी भी सूत्र लिखते हैं तो हम एक ही लिखते हैं ना, एक ही अणु या एक ही परमाणु का। हम कभी उसके आगे 2, 3, 4 ऐसे तो नहीं लगाते ना। हाँ, रासायनिक अभिक्रिया करवानी है तो हम उसको बैलेंस करते हैं, हम उसको संतुलित करते हैं, तो हम उसके आगे 2, 3, 4 कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन जब हम इकाई सूत्र लिख रहे हैं, किसी भी एक अणु या परमाणु का सूत्र लिख रहे हैं, तो हम कभी भी उसके आगे 2, 3, 4, 5 नहीं लगाते हैं। इसलिए हमें ये 2 हटाने के लिए इसको भी 2 से भाग करना पड़ता है एक को, और ये हो जाता है 1/2। ये 2 हट जाता है और ये हमारा सूत्र आ जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 1/2H2O। तो ये हमारा लास्ट पैराग्राफ इसका है। ध्यान दीजिए कि जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ पर जल का आधा अणु कैसे प्राप्त होता है? कैल्शियम सल्फेट का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ। ठीक है, यही बताया ना मैंने आपको कि 2 कैल्शियम सल्फेट जल के एक अणु के साथ, एक जल का अणु, इसके साथ साझेदारी करते हैं। ठीक है, तो हम उसको इस 2 को हटाने के लिए इसको आधा कर देते हैं, जो ये जल है इसको आधा कर देते हैं। ठीक है, अब ये आप उपयोग जानते ही हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौने बनाने के लिए, सजावट का सामान बनाने के लिए और सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। अच्छा, ये है इसमें कि कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों कहा जाता है? पेरिस क्यों कह रहे हैं इसको? पेरिस तो एक देश का नाम है। इसका कारण ना ये है, बाकी आप ज़्यादा चाहो तो ज़्यादा भी सर्च कर सकते हो। इसका सिंपल सा मैं एक आपको कारण बता रही हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो ये पदार्थ है ना, इसको पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बोला जाता था, सिर्फ प्लास्टर बोलते थे शायद। तो ये पदार्थ, इसके बारे में पहले के लोगों को भी जानकारी थी काफ़ी, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि इसका लंदन में बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया। ठीक है, लंदन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया गया, और जिप्सम जो है ना वो पेरिस के पास मिलता था बहुत सारा, बहुत मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में। पेरिस के पास एक जगह थी, वहाँ पर जिप्सम मिलता था। तो उस जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया गया, और उस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग वहाँ पर किया गया किसी काम के लिए। तो ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, इसलिए आप इसको सर्च कर सकते हो। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका इतना ज़्यादा उपयोग पहली बार पेरिस में किया गया, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, आप अगर ज़्यादा इसके बारे में सर्च करना चाहो तो कर सकते हो कि क्यों इसका उपयोग वहाँ किया गया। इसके बाद हम प्रश्न हैं, ये लास्ट इसके जो इसी टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न हैं वो हम कर लेते हैं। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? बहुत अच्छे से आप पढ़ चुके हो इसको कहते हैं विरंजक चूर्ण। पेपर में भी ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। विरंजक चूर्ण क्या है? विरंजक चूर्ण है ये, और मैंने आपको बताया था कि कौन सा पदार्थ है जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम आम भाषा में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, जब ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है तो ये विरंजक चूर्ण बनाता है CaOCl2। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि कौन सा पदार्थ है जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है? वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या आपको सिर्फ नाम बताना है। अगर आपसे सूत्र पूछ लेंगे, उसका रासायनिक नाम पूछ लेंगे, तो आपको रासायनिक नाम तो यही बताना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर सिर्फ नाम पूछते हैं तो आप बुझा हुआ चूना कह सकते हो। ठीक है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग होता है?
वो भी आपने इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था, और वो है धावन सोडा। ठीक है, ये धावन सोडा का उपयोग है, इसमें भी दिया हुआ है, आप देखो। इसका जल की स्थायी कठोरता को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर हमें सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। ठीक है, और साथ में जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण आप कर चुके हो, आपकी बुक में दिया हुआ है। आप जहाँ पर हमने बेकिंग सोडा पढ़ा था उसी में ये दिया हुआ है, आप कर सकते हो उसको। फिर है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है, और वो मैंने अभी आपको करवाया ही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। ठीक है, इसके साथ जल की अभिक्रिया मतलब प्लस जल। संतुलित करना है तो संतुलित नहीं लिखा है यहाँ पर, अगर संतुलित करना आता है तो आपको यहाँ पर 1.5 H2O दिखाना पड़ेगा, 1.5, क्योंकि आधा और 1.5 मिलकर ही तो 2 बनाएंगे ना। इन दोनों से क्या मिलेगा हमें, जिप्सम CaSO4 2H2O। ठीक है, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, और उसका ये समीकरण है, संतुलित समीकरण है। तो आपका ये अम्ल क्षारक और लवण ये चैप्टर समाप्त हो चुका है, ख़त्म हो गया है। आप इसको अच्छे से रिपीटेडली आप इसको चैप्टर को पढ़ो NCERT बुक में से,